रात के करीब 1:30 बज रहे थे। 4 दोस्त, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़की शामिल थे, वो इस वक्त एक बड़े से मकान के बाहर खड़े थे। उन्होंने सुन रखा था कि ये घर हॉन्टेड है, इसलिए आज वो चारों अपने साथ वीडियो रिकॉर्डिंग से जुड़ा हर सामान लेकर आए थे। इस वीडियो को वो अपने YouTube चैनल पर डालने वाले थे, जिससे कि उनके चैनल को पब्लिसिटी मिलती। वो इसे कोरी अफवाह ही साबित करना चाहते थे। अबे चल, इसी टाइम रोने की आवाज़ आती है। उनमें से एक दोस्त बोला, हाँ चल देखते हैं कौन ड्रामा करता है अंदर, आज तो एक्सपोज कर देंगे, फिर देखना अपने चैनल को कितनी पब्लिसिटी मिलती है। एक लड़का बोला, जिसकी आंखों में ये बातें शायद चमक सी रही थी। फिर सभी उस घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही एक अजीब सी मनहूसियत फैली हुई थी। उन सभी ने ये चीज़ महसूस की। वो लोग टॉर्च जलाकर सारे घर को देखने लगे। घर में धूल मिट्टी काफ़ी हो चुकी थी। उन लोगों ने कैमरा ऑन किया और जगह जगह फोकस करने लगे। आज इस रात से पर्दा उठ ही जाएगा कि आखिर कौन यहाँ लोगों को डरा रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे आगे वाले लड़के ने कैमरा के सामने कहा, जिसमें लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। तभी एक धप करके आवाज़ आई, जिससे वो लोग थोड़ा हड़बड़ा गए, पर फिर संभल भी गए। अभी हॉल की रिकॉर्डिंग शुरू ही थी कि उन्हें किसी के सिसकने के साथ साथ रोने की आवाज़ आने लगी, जो धीमी थी। वो ऊपर के कमरे से आ रहे थे। वो लोग ये सुनकर एक बार तो डर गए, पर उनका जो लीडर था उसने कहा, ये सब कोई कर रहा है, घबराओ मत, बस मेरे पीछे आओ। कहते हुए वो कैमरा सीढ़ियों की ओर धीरे धीरे लगाए ऊपर की ओर जाने लगे। ऊपर जाते समय किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सबसे आखिरी में चल रही पीछे वाली लड़की गायब है। वो जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, वैसे वैसे आवाज़ तेज होती जा रही थी। आखिरकार वो सब ऊपर तक पहुँच गए और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, एक ज़ोरदार चीख उनके कानों में गूंजी। वो इतनी भयानक थी कि सभी अंदर तक कांप गए। तभी एक और चीखने की आवाज़ आई और एक लड़की घसीटती हुई दिखाई दी। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। ये उनकी वही दोस्त थे जो सबसे पीछे चल रहे थे और अचानक गायब हो गए थे। उसे यूं इस तरह से अचानक खींचता देखकर सबकी चीख निकल गई। उस लड़की को कोई पैर पकड़कर घसीट रहा था, पर वो साया या फिर वो जो कोई भी था दिख नहीं रहा था। फिर एक दर्दनाक चीख के साथ वो लड़की घसीटती हुई एक दूसरे कमरे में गायब हो गई। ये सब देखकर अब तो सबके पसीने छूट गए। खुद उनका दोस्त, जो कि लीडर था, डर के मारे वो वापस सीढ़ियों से नीचे उतरने जैसे ही पीछे को मुड़कर जाने लगा, उन लोगों ने देखा वो भयानक मंजर। एक लड़की जिसके बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे और मुंह अजीब तरीके से खुला हुआ था, वो रेंगती हुई सीढ़ियों पर ऊपर की ओर आ रहे थे। अब उन चारों के लिए आगे कुआं, पीछे खाई वाली बात हो गई। वो सब डरते डरते, गिरते पड़ते, चिल्लाते हुए उस कमरे की ओर भागे और वहाँ फिर उनका एक दोस्त घसीटता हुआ एक कमरे में जाकर गायब हो गया। उतने में सीढ़ियों पर रेंगती हुई लड़की भी ऊपर आ गई और उसने अपने भयानक मुंह को और भी बड़ा करके ज़ोरों से चीखी कि सबके कान के पर्दे जैसे फट रहे हों। फिर एक एक करके बाकी बचे दोनों दोस्त, लड़का और लड़की को भी उनके पैर पकड़कर घसीटते वो भी एक कमरे में जाकर गायब हो गए। एक आखिरी चीख
उनकी उस पूरे घर में सुनाई दी। फिर सन्नाटा छा गया, बिल्कुल पहले की तरह। उनका वीडियो कैमरा में लाइव रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी, जो उनके हाथ से छूटकर गिर गया था। पर उसमें ऐसा बहुत कुछ रिकॉर्ड हो गया था जिस पर विश्वास करना नामुमकिन था। जब 2 दिन बाद भी चारों दोस्तों की कोई खबर नहीं मिली तो उन्हें ढूंढते ढूंढते इस घर में पुलिस की एक टीम पहुंची। अभी दिन का समय था। उन्हें ऊपर सीढ़ियों के पास कैमरा पड़ा हुआ मिला। चारों दोस्तों को बहुत ढूंढा पर किसी का भी कोई पता नहीं चला। बाद में रिकॉर्डिंग को देखने के बाद उस रात की भयावहता बिल्कुल सामने आई। सभी देख कर डर गए और वो वीडियो किसी और यूट्यूब चैनल पर किसी दूसरे टाइटल के साथ में अपलोड कर दिया गया और फिर खूब पब्लिसिटी बटोरी गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो शहर के बाहर बसा हुआ एक अजीब सा खंडरनुमा पुराना बंगला था। वहां पर कई इंसानों जैसे दिखने वाली आकृतियां बनी हुई थे, जो एक पल में मानो देखने पर असली इंसान ही लगते। वहां दिन के समय गिने चुने ही पर्यटकों की भीड़ रहती। वो एक जंगल के अंदर बसा हुआ था, फिर भी रोमांच पसंद करने वाले वहां तक आ ही जाते हैं। सभी में ये कौतूहल रहता कि ये हूबहू इंसान जैसी दिखने वाली आकृतियां, जो इंसान नहीं बल्कि कोई अजीब सा जीव जैसी दिखती हैं, ये कैसे बने होंगे। ये सभी के मन में रोमांच का विषय होता था। उस बंगले के बारे में कम ही लोगों को पता था, क्योंकि वो शहर के बाहर दूर एक जंगल के अंदर बसा था। जिन्हें पता होता लोग वहां जाते हैं। दिन के समय वहां प्रवेश था, पर शाम 7 बजे के बाद वो बंद हो जाता था। 7 बज चुके थे और वो अजब बंगला बंद हो चुका था। तभी 2 लड़के पीछे के दरवाजे से अंदर आ गए। वो यहाँ पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने वाले थे। किसी को खबर तक नहीं थी कि वो दोनों इस वक्त अंदर थे। अभी दोनों चारों तरफ घूम घूम कर शूटिंग कर ही रहे थे कि अचानक कांचों के बक्सों में रखी वो इंसानों जैसी कलाकृतियां हिलने लगी। लगभग वहां हर तरफ ही सब कुछ जाग सा गया, ऐसा महसूस हो रहा था। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन कलाकृतियों को हिलते देख वो दोनों घबरा गए। तभी माहौल में एक जोर का अट्ठास हुआ और एक कर्कश आवाज गूंजी, जो किसी आदमी की थी। स्वागत है तुम्हारा हमारी दुनिया में। अब तुम दोनों भी इन कलाकृतियों में बदल जाओगे और फिर से यहाँ नए जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। कहते हुए वो भयानक अट्टहास करने लगा। कौन है? उनमें से एक लड़का बोला। तभी उस अजब बंगले के बीचों बीच एक काला धुआं दिखाई देने लगा। फिर धीरे धीरे उनसे एक आकृति का रूप लिया। उसके सिर पर 2 सींग निकले हुए थे। शरीर का रंग बिल्कुल नीला, बड़ी बड़ी फैली हुई आंखें और नुकीले कान और मुंह के दोनों किनारे पर निकले हुए नुकीले दांत और उसकी लंबी जुबान, जो कि बाहर तक बार बार आती और हवा में लहराती। उस भयानक जीव को देख दोनों की चीख निकल गई। वो दोनों लड़के एक साथ बोल पड़े। कौन हो तुम? उसने कुटिलता से हंसते हुए कहा, मैं सालों से यहाँ कैद हूँ। तंत्र मंत्र करके मैं शक्ति प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही मुझे मारकर यहीं दफना दिया गया। तब से एक श्राप बन चुका हूँ।
और अब तुम सबको इन्हीं में बदलकर अपनी साधना पूरी करूँगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी लंबी जुबान से उन दोनों का खून चूस लिया। कुछ दिन बाद, अरे देखो एक और अजीब सी कलाकृति, पर ये तो दो हैं। अजीब है ना, यहाँ पर सब अचानक से कलाकृतियाँ बन जाती है। क्या खेल है कुदरत का भी। कोई बोला जो अभी उस नई दो कलाकृतियों को देख रहा था, पर उन्हें क्या पता था कि कुछ दिन पहले ये भी उनमें से एक इंसान ही थे। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। वो दिन एक ठंडी की सर्दियों की रात थी। दूर के गांव में रात में एक बाउल संप्रदाय का गीत उत्सव था। जैसे जैसे रात होती गई, बाउल गीत उत्सव में और भी भीड़ बढ़ती गई। प्रसिद्ध बाउल कलाकार आते थे और प्रदर्शन करते थे। उस समय हम जवानी की ओर बढ़ रहे थे। जब भी दूर के गांव में कोई भी कार्यक्रम होता तो हम समूह में दौड़ते थे। घर भले ही जाने से मना करे, मगर मैं गीत या फिर किसी के लिए भी चुपके से चला जाता था। बचपन में हम बहुत बदमाश थे। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। मैंने अभी अभी खेल कर घर वापस आया था और मुंह हाथ धो लिया, दिया जलाया, फिर अपने कमरे की खिड़की के पास बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करने लगा। खिड़की थोड़ी सी बंद थी। चांदनी रात की रोशनी दिखाई दे रही थी। खिड़की से देखने पर दूर से चाचा के मिट्टी के घरों के छत की ओर देखा जा सकता था। हमारे घर के पास खिड़की के सामने कमारंग का पेड़ है। 12 महीनों का पेड़, साल भर पका कामरंगा फल वात्सव में हमारे घर के कामरंगा पेड़ों पर ही मिलता था। तब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था और सब कुछ मुखस्त करने की कोशिश कर रहा था। जब मुखस्त करना लगभग ख़त्म हो गया तो मैंने खिड़की की ओर देखा कि कोई लंबे हाथ से मेरी ओर इशारा कर रहा है। उंगलियां लंबी और पतली थी। पतली उंगलियां गलत इरादे के साथ मेरी ओर इशारा कर रहे थे। मैं चिल्लाया नहीं, डर के मारे बिस्तर से कूद गया और दरवाजे के पास छिपने की कोशिश करने लगा और देखने की कोशिश करने लगा कि ये किसका हाथ है। ध्यान से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि ये एक इंसानी हाथ है, क्योंकि वो हाथ मांस और हड्डी का है। मैंने देखा कि हमारे पड़ोस का लड़का रघु का हाथ है। मैं तो डर ही गया था, लेकिन इतना भी नहीं। मैंने रघु का हाथ खींचा और उसे हल्का सा मरोड़ दिया, फिर एक गाली भी दिया। रघु फुसफुसा कर कहा, अबे हाथ छोड़, मेरा हाथ तोड़ेगा क्या? चल, बाउल गीत सुने नहीं जाएगा? हम सब तैयार हैं, घर से खा कर जाएंगे। तू क्या पढ़ता रहता है? हमें क्या पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है? हम भी पढ़ेंगे, मगर बाद में। चल, सब लोग स्कूल के बिल्डिंग के पीछे रसोई घर के पास तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी आना, मैं तुझे बुलाने नहीं आ सकता। ठीक है, कहकर मैंने रघु को भगा दिया और गुनगुनाते हुए बिस्तर पर वापस आ गया और पढ़ने लगा। मैंने अपनी माँ को रात का खाना लाने के लिए बुलाया। माँ 8 रोटियाँ और एक कटोरी खजूर गुड़ पढ़ने की जगह पर दे गई। मैं भी रोटियों को निगलता गया। चादर ओढ़कर अपनी किताबें पैक की और रात में अपने पिता को छुप छुपा कर घर से बाहर निकल गया। मैं शॉर्टकट लेकर चाचा जी के आंगन से आगे बढ़ रहा था। अचानक मैंने चाचा के छत पर नज़र डाली और देखा कि कोई उनके छत पर सफ़ेद चादर लपेट कर बैठा है। निस्तब्ध रात में कोहरा छा रहा था। नीम के पेड़ों से जमा हुआ ओस टपकता है। सफ़ेद चादर ओढ़ने वालों को देखकर मैं एक कदम भी हिला नहीं पा रहा था। वापस भी नहीं जा सकता। मैं बस
उस सफ़ेद रंग को देखे ही जा रहा था जो उस छत पर बैठा था। खतरा सर पर मंडरा रहा था, हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। एक लोमड़ी आई और मेरे पीछे से भागी। मैं तो उस समय बहुत डर गया, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस के बिल्लू अंकल ने नन्हे मुन्नों को दोपहर में सड़क पर एक पागल लोमड़ी ने काट लिया था। चाचा के घर के पीछे इमली के पेड़ से एक बड़ा उल्लू उड़ गया और सफ़ेद चादर वाले से लिपटकर मेरी ओर लपका। मैं इस भयानक युद्ध को देखकर तेंदुए की तरह भागने लगा। जहाँ दिल चाहा उधर ही भागा। उस सफ़ेद चादर के साथ उधर फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। उतनी ही देर में मैं स्कूल के पीछे रसोई घर के पास पहुंच गया। अपने दोस्तों के उधर मुझे हाँफते हुए देखकर सारे दोस्त चौंक गए। सब कोई पूछने लगे कि मुझे क्या हुआ, मैं हाँफ क्यों रहा हूँ। मैंने सबको सब कुछ बता दिया। मेरे मुंह से ये बात सुनकर चाचा का बेटा सिमुल हंस पड़ा। मैं हैरान था। उसने हंसना बंद किया और कहा, अबे गधे, क्या तुम दिन में अपने माथे पर आंख रख कर आते हो मेरे घर? तुम नहीं जानते हमारे छत पर एक बड़ा सा कद्दू था। शायद उस कद्दू के पास कोई चूहा था और उल्लू चूहे को पकड़ने आया और उस कद्दू पर बैठकर नीचे गिर गया। सच में तू उल्लू है। मैं अपने आप पर हंसने लगा कि मैं इतनी छोटी सी बात पर डर गया। मुझे बहुत ही शर्म आ रहे थे। खैर, उस दिन हम समूह में बाउल गीत सुनने गए। जब हम पहुँचे तो भीड़ बहुत ही बड़ी हुई थी। हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। हम किसी तरह अंदर जाकर बैठ गए। हमने काफ़ी देर तक बाउल गीत सुना। जैसे जैसे रात होती गई, बाउल गीत की धुन और भी बढ़ती चली गई। कोई भी शो छोड़ना नहीं चाहता था। मीठी रात की तरह एक समूह गाना गाकर मंच छोड़ देता तो दूसरा समूह मंच पर आकर लोगों के मन को दीवाना बना देता। ऐसे ही समय पर हम पर किसी ने टॉर्च मारा। मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। इशारे का मतलब था कि अब हमें उठ जाना चाहिए। हम सब पापा के इशारे को समझ गए और एक तरह की मजबूरी में गीत के दरबार से बाहर आ गए। अब घर जाने का समय हो गया था। सब चुपचाप घर लौट रहे थे। पापा सामने टॉर्च लाइट जलाते हुए और हम पीछे पीछे बढ़ रहे थे। हम समझ रहे थे कि अभी रात बहुत हो गई है, ज्योत्सना ख़त्म हो गया है, अंधेरा पास आ रहा है। मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि मैं इतने लोगों के बीच में बैठा था। बाहर आने पर मैं हड्डी कँपाने वाली ठंड महसूस कर रहा हूँ। नाक से पानी टपक रहा था। सबकी एक ही हालत थी। बाबा बहुत ही ज्ञान देते रहते हैं। बहुत दूर जाने के बाद हम स्कूल के पीछे की रसोई के घर के पीछे आ गए। अगर हम उस शॉर्टकट रास्ते से थोड़ा सा भी चलेंगे तो हम अपने घर के नज़दीक पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्दी। फिर दूसरे दोस्तों के घर भी नज़दीक ही होंगे। पापा एकाएक करके सबको छोड़कर घर लौटेंगे। तब भी स्कूल के हॉस्टल के किचन में आग को जलता हुआ देख हम दंग रह गए। मैंने अपने पापा से कहा, जब हम बाउल गीत सुनने जा रहे थे इसी रास्ते से, तब भी ये आग जली रही थी और अब भी चल रही है। पापा हैरान रह गए और बोले, जब मैं गया तब तो कुछ नहीं था, आग नहीं थी। तुम यहाँ थोड़ी देर खड़े रहो, मैं खिड़की से देखता हूँ। मेरे लौटने तक कोई कहीं नहीं जाएगा। रसोई की खिड़की के गैप पर नज़र रखते ही पापा की आंखें बड़ी होने लगी। पिताजी ने खिड़की के पास जाकर देखा, एक बड़े बर्तन में चावल को उबलते हुए, और चावल के झाग का रंग लाल था, बिल्कुल खून की तरह। एक बूढ़ी औरत पिताजी की तरफ पीठ करके एक बड़ी मिट्टी की भट्टी जला रहे थे। वो औरत शांत थी। वो ज़मीन पर प्लाथी मार कर बैठे हुए थे। कड़ाके की ठंड में जलती भट्टी। पिताजी
एक बहादुर आदमी थे। पुराने दिनों की खिड़की। पिताजी ने खिड़की को हिलाया और थोड़ा बेहतर देखने के लिए चले गए। अचानक एक धमाके के साथ खिड़की खुली और नीचे गिर गई। पिताजी खिड़की को पकड़ेंगे या गिरने देंगे वो सोचने लगे। झुकते हुए उन्होंने फिर ऊपर देखा और बूढ़ी औरत को खड़ा देखा। बुढ़िया ने विपरीत दरवाजे की ओर देखा। बुढ़िया दरवाजे की ओर चली गई और बिना दरवाज़ा खोले गायब हो गई। बुढ़िया के जाते ही पिताजी को थोड़ा अजीब सा डर लगा। पिताजी एक कदम पीछे हटकर फिर से आगे बढ़ते हुए अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे। और ये क्या, चूल्हे को देखकर पिताजी फिर से हैरान हो गए। लंबी हड्डियाँ, खोपड़ी और कंकालों का उपयोग चूल्हे को जलाने में किया गया था। खून से रंगा हुआ चावल एक बड़े बर्तन में उबल रहे थे। दो कटे हुए इंसानी सिर दूर कोने में पड़े थे। हम अब भी दूर अंधेरे में खड़े थे। सर्दी की हवा हमारे कान उड़ा रहे थे। तभी अचानक ही हमने देखा कि रसोई में रोशनी बंद हो गई। फिर पापा तुरंत ही टॉर्च जलाकर बाहर निकले और हम सबसे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने को कहा। हम सब भी पिताजी के साथ जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए। उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। मेरी तो नहीं थी, शायद और कोई भी नहीं सोया होगा। सुबह होते ही पिताजी और मोहल्ले के लोग स्कूल की रसोई घर को देखने गए तो वहाँ पर जो हालत थी वो सब देखकर सब लोग जैसे डर से कांपने लगे। खिड़की वैसी की वैसी ही थी, पहले जैसी नीचे गिरी हुई नहीं। पुलिस ने आकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि चावल का बर्तन अब भी खून से लथपथ है। कमरे के एक कोने में दो कटे हुए सिर पड़े हैं। वो सिर किसके हैं ये किसी को नहीं मालूम। दबाव रक्त पूरे कमरे में फैला गया था। हॉस्टल की दीवार पर खून से लिखा था, मैंने बदला लिया। मगर आज तक किसी को भी ये समझ नहीं आया कि वो सब क्या था और वो बदला किससे लिया, किसने लिया, ये किसी को भी नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।